नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खतीरपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धनेश कुमार। आज अपन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच के भाग को लेके चलेंगे, जिसमें अपन ने कल जो है प्रोनाउन के एक टॉपिक को अपन ने किया था, जिसमें अपन ने पर्सनल प्रोनाउन की बात की थी, जिसके अंदर हमने जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात की थी। आज हम उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। उसका पार्ट 2 होगा प्रोनाउन के अंतर्गत कि भाई और कौन कौन से प्रकार है प्रोनाउन के जो हमें काम में लेने हैं या हमारे काम में आते हैं। तो अपन आज जो है तीसरे प्रकार की बात करते हैं। कल हमने जो है प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन की बात की थी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की भी बात की थी, और आज जो है अपन बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की। एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? तो इसकी परिभाषा में अपन ये कह सकते हैं, जब हम किसी बात पर जोर देते हैं, बल देते हैं, उस बल को प्रकट करने के लिए, उस जोर को प्रकट करने के लिए हम जो है एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कल अपन ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात की थी, आज हम एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं। दोनों का जो रूप है वो सेम ही रहेगा। जैसे एम्फेटिक प्रोनाउन में ही का जो होता है वो हिमसेल्फ होता है, सी का जो होता है वो हर सेल्फ होता है, दे का जो होता है वो देम सेल्फ होता है, देम सेल्फ जो होता है, वी का जो होता है वो ओवर सेल्फ होता है, ठीक है ना, और आई का जो होता है वो माई सेल्फ होता है। उसके बाद में ये ही सी इट का जो होता है वो इट सेल्फ होता है। तो ये अपने वही है, रिफ्लेक्सिव वाला ही फॉर्म चलेगी, लेकिन रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में अंतर होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि वो कर्ता को डिफाइन करने के लिए आता है कि कर्ता ने ये काम किया है, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर जो है वो कर्ता को जोर देने के लिए आता है कि भाई उसने काम खुद ने स्वयं किया है। जैसे मैं 2 उदाहरण बता रहा हूं आपको। जैसे ही किल्ड हिमसेल्फ, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि ये कौन सा प्रोनाउन होगा, तो ये जो है वो रिफ्लेक्सिव है। क्यों है? क्योंकि इसका सीधा प्रभाव जो इसके ऊपर आ रहा है। उसने स्वयं को मार लिया, उसके ऊपर क्यों है? अगर मैं यहाँ कर देता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, राम कर सकता हूँ, मोहन कर सकता हूँ, तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा, ही किल्ड राम, ही किल्ड मोहन। लेकिन यहाँ पर वो खुद के ऊपर डाल रहा है, तो इसका प्रभाव जो है सीधा किसके ऊपर आ रहा है? इस सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। इसलिए ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, ये मैंने लिख दिया he himself can do it या he can do it himself, तो अगर मैं इसको हटा भी देता हूं यहां से, तो इसका अर्थ निकल जाएगा ही कैन डू इट, वो इस काम को कर सकता है। लेकिन मैंने इस बात पर जोर देने के लिए यहाँ हिमसेल्फ का प्रयोग किया है, ही हिमसेल्फ कैन डू इट, वो खुद ये काम कर सकता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब इसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं है, लेकिन इस बात को जोर देने के लिए ये बात कही जा रही है। यहाँ पर ये अगर नहीं होता तो ये सेंटेंस पूरा नहीं हो पाता, उसके खुद के ऊपर प्रभाव नहीं आता। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना होता तो भी सेंटेंस पूरा हो सकता था। लेकिन जो काम उसने वो काम कर सकता है, उस पर जोर देने के लिए, बल देने के लिए अपन ने इस बात को किया है। तो जब कोई बात जोर देने के लिए होती है, बल देने के लिए होती है, तो उस समय जो है कौन से प्रोनाउन का प्रयोग होता है? एम्फेटिक जो प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये रिफ्लेक्सिव में किस प्रकार अलग है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, सीधा प्रभाव उसके ऊपर ही पड़ता है। लेकिन
एम्पैथिक प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, उसका प्रभाव उसके ऊपर ना पड़ के एक अलग से बल देने के लिए, एक अलग से जोर देने के लिए कि भाई वो खुद ही ये कार्य कर सकता है। अगर ये हटा भी दूं तो ये अर्थ निकल जाएगा इसका, वह ये कार्य कर सकता है। लेकिन इस बात को जोर देने के लिए अपन जो है यहाँ पे हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं, और ये अमूमन उस नाउन के तुरंत बाद ही आता है जिसके लिए ये आया है। ये भी अंतर हो सकता है, हालांकि कई परिस्थितियों के अंदर ये बाद में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियों के अंदर जो होता वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा वो बाद में आएगा, और एम्पैथिक प्रोनाउन जो होगा वो ठीक उसी प्रोनाउन के बाद में आएगा जिसके लिए वो आया है। ही का हिमसेल्फ हो जाएगा, आई का माई सेल्फ हो जाएगा, दे का देम सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखें कि एम्पैथिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो उस सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या, उसी के ऊपर होता है, लेकिन ये जो है प्रोनाउन जो होता है ये इसके ऊपर निर्भर न होके ये उस बात को जोर देने के लिए आता है कि भाई काम खुद स्वयं हो सकता है, ठीक है। ये तो बात होगी अपने एम्पैथिक प्रोनाउन की, उदाहरण आपके सामने है। आगे अपन बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, अपन बात कर लेते हैं। प्रोनाउन अभी 3-4 प्रकार और बाकी रहेंगे। जैसे अपन बात कर रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन की, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंध, इसका अर्थ जो होता है वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक, रिलेटिव का मतलब जो संबंध होता है। अब संबंधवाचक सर्वनाम एक मैं यहाँ और क्लियरिफाई कर देता हूँ। यहाँ जब अपने आएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन शब्द वही है, कोई अंतर नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन में अपन हु ले सकते हैं, हुज ले सकते हैं, हुम ले सकते हैं, विच ले सकते हैं, ठीक है ना। ये अपने ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब ये भी वही बात है, इसमें भी हु आएगा, इसमें भी हुज आ जाएगा, इसमें भी हुम होगा, विच हो जाएगा, दैट आ सकता है, सॉरी दैट इसमें आएगा, ठीक है ना। दोनों समान है। तो फिर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है। तो चलो इस बात को समझते हैं अपन। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या अंतर होता है, तो अपन देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो किसी नाउन के संदर्भ में आता है, ठीक है, और प्रोनाउन के जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके स्थान पर हम उसको काम में ले सकते हैं। 2 वाक्यों को अपन जोड़ सकते हैं। 10th के अंदर जो है अपने कोर्स में भी है रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके 2 वाक्यों किस प्रकार से जोड़ते हैं उसका मतलब उसकी भी बात आती है। तो अपन एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे राम इज माई ब्रदर, ठीक है, ही लिव्स इन जयपुर, ये बात आ गई। अब अगर मैं इसमें प्रयोग करता हूं तो ये हो जाएगा राम हु लिव्स इन जयपुर इज माई ब्रदर। अब आपको देखने वाली चीज होगी कि यहां पे मैंने हु का प्रयोग किया है, सब्जेक्टिव फॉर्म में किया है। तो यहाँ पे ये हु का संबंध जो है किससे बता रहा है, राम से बता रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। जब रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन को क्लियरिफाई करता है, उसी के लिए स्टैंड होता है, तब वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा और ये सेंटेंस बन जाएगा। जैसे एक उदाहरण अपन और लेते हैं, आई नो ए बॉय हु यू बीट। ये जो हु मारा है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है क्योंकि 2 को जोड़ रहा है। अब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है क्योंकि ये किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए आ रहा है। सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है। लेकिन आ किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए आ रहा है।
तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी नाउन के लिए आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के स्थान पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये केवल संबंध बताने के लिए आते हैं। जैसे हु का संबंध राम से है तो इसको बताने के लिए आया, हुम का संबंध किससे है, ए बॉय से है तो इनको बताने के लिए आया। और इनकी मेजर बात एक और होती है कि ये जिस नाउन के लिए आते हैं उसी के तुरंत बाद आएंगे। जैसे यहाँ पे हु आया था, किसके लिए आया, राम के लिए आया, तो तुरंत जो है राम के बाद में हु का प्रयोग हो गया। यहाँ ए बॉय के लिए हुम का प्रयोग हुआ था, तुरंत इसके लिए हो गया। अपन और भी उदाहरण कई ले सकते हैं, जैसे मान लो कोई वस्तु वगैरह हो तो विच का प्रयोग हो सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। दो भागों को जोड़ने के लिए जो है अपन इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई रिलेटिव प्रोनाउन की बात। अब अपन बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि आप जो है क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे हु इज हियर, तो ये एक जो होगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे ये होगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। नाम से ही पता चलता है इंट्रोगेटिव का मतलब क्या बनना है, प्रश्न बनना है। रिलेटिव का मतलब क्या होना है, आपस में संबंध को बताना है। इंट्रोगेटिव WH के बाद में तभी होता है जब उसके बाद लगभग सहायक क्रिया का प्रयोग हो और वाक्य के शुरुआत में वो आए। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य के बीच में प्रयोग होते हैं, उस नाउन के बाद प्रयोग होते हैं जिसके लिए वो स्टैंड करते हैं, जिसके लिए वो आते हैं। तो आप इस बात को अंतर को समझे कि जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे तो उस कंडीशन में प्रश्न बनेगा, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन होंगे उस कंडीशन में आपके प्रश्न नहीं बनेगा। वो केवल दो भागों को जोड़ने के लिए या फिर नाउन का संबंध बताने के लिए या उसको और क्लियरिफाई करने के लिए उसके अंदर इसका प्रयोग होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अब अपन आगे जो है भाग लेके चलते हैं, तो वो अपन भाग लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन शब्द से ही मालूम चल जाता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब विभाजन करना, बांटना होता है। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं वो अपन बात कर लेते हैं। जैसे ईच आ गया, एवरी आ गया, ठीक है ना, आइदर आ गया, नाइदर आ गया, ठीक है। ये सारे शब्द आते हैं तो उस कंडीशन में अपन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, क्योंकि वो उस बात का बंटवारा करते हैं, विभाजन करते हैं। जैसे अपन एक बात करते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में इसको समझेंगे, नाइदर ऑफ यू इज गिल्टी। ये मैंने ले लिया। तो ये जो है नाइदर शब्द जो है, नाइदर ऑफ का प्रयोग जो हुआ है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, क्योंकि वो इसका अर्थ ये निकालता है कि आप में से कोई भी अपराधी नहीं है। में से विभाजन हो गया, आप में से। तो अलग अलग बात के प्रयोग कर, जैसे एक उदाहरण और लेते हैं अपन, ईच ऑफ यू इज गुड। आप में से सभी अच्छे हैं। तो प्रत्येक की बात हो रही है, यहाँ पे बंटवारा हो रहा है, विभाजन हो रहा है। तो उस कंडीशन में अपन बात करते हैं। जैसे अपन तीसरा उदाहरण और लेते हैं, आइदर ऑफ यू इज गिल्टी। तो ये इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। ये यहाँ पे कह रहा है कि आप में से कोई भी अपराधी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही है तो आप में से कोई अपराधी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब अपन ईच, एवरी, ईदर, नाइदर का प्रयोग करते हैं
तो उस कंडीशन में हम जो है एक विभाजन की बात करते हैं, बंटवारे की बात करते हैं, और इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दिया गया है। तो आप ये ध्यान रखें कि कहीं पर भी अगर ईच, एवरी, इधर, नीदर का प्रयोग, ना इधर का प्रयोग होता है तो उस कंडीशन के अंदर ये जो वाला जो भाग होगा वो होगा आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। ठीक है, ये बात हो सकता है आपको समझ में आ गई हो, और उदाहरण आपके सामने ये लिखे हुए हैं, ये चीज़ें जो इसके अंदर शामिल होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले वाले प्रोनाउन को लेकर, और जो अगला वाला प्रोनाउन होगा वो अपन कर लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट जो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दर्शाना, संकेत करना। जब हम किसी बात को लेकर संकेत करते हैं, जब हम किसी बात को लेकर दर्शाते हैं, उस कंडीशन में जो है अपन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं वो अपन देख लेते हैं। एक तो आता है दिस, एक आता है दैट, एक आता है दीज, और एक आता है दोज। ये आपके आएगा सिंगुलर के लिए, ये आपके आएगा सिंगुलर के लिए, ये चीज होगी प्लूरल के लिए, और ये चीज होगी प्लूरल के लिए। ठीक है, अब इसमें और भी कई बातें। दिस का प्रयोग होता है वो नज़दीकी के लिए होता है, नियरनेस के लिए होता है, लेकिन दैट का प्रयोग जो होगा वो दूर के लिए होगा। उसी प्रकार दीज का प्रयोग जो है वो नज़दीक के लिए होगा, और दोज का प्रयोग जो होता है वो दूर के लिए होगा। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें कि दिस और दीज, इनका प्रयोग जो है नज़दीकी इंडिकेशन के लिए होता है। नज़दीक में कोई अपन संकेत करते हैं उसके लिए होता है दिस इज माई बुक। जैसे मैंने उदाहरण लिखा दिस इज माई बुक, ये चीज आ रही है, तो इसका मतलब दिस जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो किसकी तरफ संकेत कर रहा है, वो संकेत कर रहा है बुक की तरफ, नज़दीक के रूप में। अगर मैं यहाँ दिस की जगह दैट लिख देता हूँ, दैट इज माई बुक, इसका मतलब दूरी पर है। ये आप थोड़ा ध्यान रखें कि जब नज़दीक की कोई बात होती है तो अपन दिस का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के अंदर दीज का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बात कोई दूर की होती है तो अपन एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं दैट का, और बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं दोज का। ये वाली बात आ गई। जैसे अब मैं लिखता हूँ दीज आर मैंगोज, तो इसका मतलब बहुवचन है, हमने किसका प्रयोग कर लिया, दीज का प्रयोग कर लिया, लेकिन नजदीक अवस्था के लिए किया है। और दीज का प्रयोग हुआ किसके लिए है, मैंगोज के लिए हुआ, संकेत करने के लिए हुआ। ठीक है, उसके हिसाब से मैं यहाँ कर लेता हूँ दोज, दोज आर मैंगोज। इसका मतलब क्या हुआ, दूर की बात को अपन इंडिकेशन करने के लिए दोज का प्रयोग बहुवचन में और दैट का प्रयोग एक वचन में। जैसे मैंने कह दिया, अभी बात आई थी दिस इज ए बुक, तो इसका मतलब नज़दीक में सिंगुलर के लिए बात हो रही है, और मैं कहता हूँ दीज आर बुक्स, इसका मतलब ये हुआ कि मैं नज़दीक के अंदर ही बहुवचन की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब दैट का प्रयोग मैं करता हूँ एक वचन के लिए तो वो दूर के हिसाब से होता है, और जब दोज का प्रयोग मैं करता हूँ दूर के लिए तो वो अपन किसके लिए करते हैं, बहुवचन के लिए करते हैं। एक बात मैं यहाँ आपको और समझा दूँ साथ में कि एडजेक्टिव भी होते हैं, ये तो प्रोनाउन के रूप में आते हैं। जब ये किसी नाउन से पहले आ जाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे अभी अपन आगे चलेंगे एडजेक्टिव भाग को लेकर, लेकिन यहाँ थोड़ी बात सामने आई, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा है दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। अब मैं अगर आपको पूछूंगा कि यहाँ पे दिस का रोल क्या है, तो यहाँ पे दिस का रोल जो है वो एडजेक्टिव का है, क्योंकि यह किसको क्लियरिफाई कर रहा है, बुक को कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, और जब नाउन नहीं है इसका मतलब ये क्या बन गया, प्रोनाउन, और इसके बाद में जब कोई नाउन आएगा तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव, फिर वो नाउन रहेगा नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ये और ये दोनों में अंतर है। दिस केवल अकेला होता है, उसके बाद कोई नाउन नहीं होता, उस कंडीशन में वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन दिस के बाद अगर कोई नाउन आता है वो और वो उसको क्लियरिफाई करता है, इसका मतलब वो प्रोनाउन नहीं है, वो क्या है, एडजेक्टिव है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखें। तो उम्मीद है बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है।
किस रूप में होता है और किस प्रकार से उसका जो है प्रयोग होता है। उसके बाद जो है अपन बात करते हैं, तो अपन बात कर लेते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन की। डेफिनेट नहीं है, ये इनडेफिनेट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी सब्जेक्ट को या किसी नाउन को एक जनरल तरीके से एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। अब जनरल तरीके से मतलब हो गया सामान्य तरीके से व्यक्त करता है, मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं होता है, पर्टिकुलर नाम नहीं आता है। जैसे मैंने कह दिया सम बॉयज, कुछ बच्चे। अब बॉयज तो नाउन है, अब सम लगा दिया मैंने आगे, तो वो इनडेफिनेट हो गया। कुछ, कोई बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऑल के अंदर सभी आते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार के मैनी, सभी आ सकते हैं। तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी निश्चित को व्यक्त नहीं करते हैं, एक सामान्य तरीके से उसमें एक सभी के लिए होते हैं या लगभग किसी को भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर नहीं होता, केवल जनरल वे में होता है। उस कंडीशन में अपन जो है किसका प्रयोग करते हैं? रिफ्लेक्टिव का। जैसे अपन बात करते हैं ऑल, मैनी, ठीक है ना, और समबडी, नोबडी, वन, एनीवन, ये सारे जो होते हैं वो आपके होंगे इनडेफिनेट। इसमें समबडी के साथ आप सम भी लगा सकते हो, कुछ भी आ सकता है। तो ये सारे शब्द जो है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर को व्यक्त नहीं करते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे somebody is knocking at the door। अब इसकी अपन बात करते हैं तो ये एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। somebody कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलर नहीं है। जैसे मोहन आ गया, राम आ गया, वो तो जो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब अपन somebody की बात करते हैं तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उस कंडीशन में अपन जो है किसका प्रयोग करते हैं? उस कंडीशन में अपन इनडेफिनेट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैनी ऑफ देम आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ये शब्द आ गया। उनमें से कई हो सकते हैं, पर्टिकुलर नहीं है, एक जनरल वे में बात की गई है। तो उस कंडीशन में ऑल आर इन बेस्ट फॉर्म। तो इस कंडीशन में ऑल शब्द का प्रयोग हुआ है, और ऑल शब्द का प्रयोग एक इंडेफिनेट के रूप में हुआ है, कोई भी हो सकता है। तो जब अपन बात करते हैं इनडेफिनेट को लेकर, जब ये वाली बात आती है नोबडी का मतलब कोई भी, देयर इज नोबडी इन द रूम, कमरे में कोई नहीं था, तो अपन नोबडी क्या है? नोबडी एक इंडेफिनेट जो प्रोनाउन का शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अपन इस तरीके से अपन ने कौन कौन से प्रोनाउन कर लिए, अपन एक बार से वापस उनको थोड़ा रिपीटिशन में आ जाते हैं। पहला किया था अपन ने पर्सनल प्रोनाउन, जिसके अपन ने 3 भाग लिए थे। सब्जेक्टिव लिया था या नॉमिनेटिव होगा, ऑब्जेक्टिव लिया था और पजेसिव लिया था। उसके बाद में अपन ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात की। उसके बाद हमने एम्पैथिक प्रोनाउन की बात की। उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात की। उसके बाद हमने रिलेटिव प्रोनाउन की बात की। उसके बाद हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात की, और उसके बाद हमने जो इंडेफिनेट प्रोनाउन की बात की। तो उम्मीद है लगभग आपको ये जो बताई गई चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, प्रोनाउन का मैटर यही समाप्त होता है।
नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर अपन जो है एडजेक्टिव को लेकर चलेंगे। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर अपने नाउन कर लिया, अपने प्रोनाउन कर लिया, ठीक है ना। अब हम उसके आगे वाले भाग में नाउन प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव को ले लेंगे, उसके बाद वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, ये सारे 8 भाग जो इसके हैं वो अपने आप में चलते रहेंगे एक एक वीडियो के अंतर्गत। तो आज के लिए जो है वीडियो अपन यही विराम देते हैं, क्योंकि ये अपना मैटर जो है लगभग पूरा हो गया। इसके अंदर एक रेसिप्रोकल भी आता है, जब अपन ईच अदर की बात करते हैं, एनी अदर की बात करते हैं, दो के बीच में या दो से अधिक के बीच में जब प्रोनाउन की बात होती है उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो वो एक मैटर थोड़ा सा सामान्य तरीके से ही है, ठीक है ना। लगभग हमने उसके सारे प्रकार कर लिए। अब आगे के वीडियो में अपन जो एडजेक्टिव को लेकर चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वर्तमान समय में जो बच्चे जिनको जो है ऑनलाइन क्लासों का मैटर नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है वो आपकी वजह से उनको ऑनलाइन का मैटर मिल जाए और वो उनकी भी पढ़ाई जो सुचारू रूप से शुरू हो जाए। तो इस कंडीशन में आप थोड़ा ध्यान रखें, अधिकतम से अधिकतम शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा जो भी वीडियो होगा अगला, जैसे ही हम उसको अपलोड करेंगे आपकी नोटिफिकेशन के अंदर आ जाए कि भाई ये वीडियो जो अपलोड कर दिया गया है। जो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। कल जब क्लास होगी तो उसके अंदर जो है अपन एडजेक्टिव के भाग को लेके चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।